आप सभी का स्वागत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वैसे तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के क्रियाकलापों से आप सब और सारा देश अब तक भली भांति परिचित हो चुका है, लेकिन जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, here is a creation, Aam Aadmi Party, which has been propped up by the Congress, और अगर हिंदी में कहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनके साथ देसी पंजा और विदेशी हाथ, ये दोनों चीज़ें मिलाकर इनकी सहायता से अरविंद केजरीवाल जी ने, ऐसा लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत, जिसकी संभवतः स्क्रिप्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में लिखी गई, पिछले कुछ समय में अपना व्यवहार देश के सामने किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, एडवाइज़र्स हैं, और अगर आपको कभी मौका लगे तो बहुत सारी चीज़ें नेट पर भी उपलब्ध हैं। उनकी जो वेरियस कमेटीज़ हैं जिनमें वो नीति बनाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग या तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी के एडवाइज़र रहे हैं, या फिर वो विदेशी संस्थाओं से जुड़े हुए रहे हैं, और या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन से लगातार बड़ी मात्रा में डोनेशंस लेते रहे हैं। और खाली फोर्ड फाउंडेशन ही नहीं, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं विदेशों की जहां से उनको डोनेशंस मिलते हैं। फोर्ड फाउंडेशन के CIA से लिंक्स वो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, और उनके बारे में पर्याप्त जानकारियाँ, जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट हो वो पर्सनल लेवल पर मुझे अपने मेल IDs देंगे तो मैं उनके पास भिजवाऊंगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नेट पर उपलब्ध हैं। CIA की कार्यप्रणाली फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को पैसा देकर और उन देशों में अराजकता और इनस्टेबिलिटी फैलाने की रही है। अभी जिस प्रकार का व्यवहार पिछले 49 दिन में, पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि उनको कभी भी सरकार बनाकर गंभीरता से सरकार चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सरकार में आकर सरकार चलाकर जनता की समस्या का समाधान करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था।
कोई भी दिल्ली में इशू रिजॉल्व हो जाए इस बात में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपितु किसी न किसी रूप में दिल्ली में और दिल्ली के बहाने देश में अराजकता का माहौल बने, इनस्टेबिलिटी हो और उसका संदेश सारे देश में जाए, ये उनका कार्यक्रम लगातार रहा है। देश में हमने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने बड़े गर्व से कहा कि आई फील प्राइड इन कॉलिंग माई सेल्फ एन एनार्किस्ट। मुझे अपने आप को अराजक कहने में गर्व महसूस होता है। ये आपने सबने मिलकर देखा। आपने ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो झूठ बोलने का स्पेशलिस्ट है। जब उनके 30 दिन हुए थे तो मैंने उनके 30 दिन पूरे होने पर 30 उनके झूठ प्रकाशित किए थे। मैं अभी श्रीकांत जी से कह रहा था, क्योंकि मैं यहाँ तो कभी आता नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक कभी स्लाइड प्रोजेक्टर की मदद से उनके ढेर सारे झूठ, 30 नहीं, वो पुराने वाले नहीं, नए भी, आप लोगों के सामने सिस्टमैटिक ढंग से हम प्रोजेक्ट करके आपको और देश को ये बताना चाहेंगे कि कितनी सफाई के साथ वो देश के सामने दिन रात झूठ बोलते हैं। आपको सबको स्मरण है कि उन्होंने जब अपना दिल्ली में सारा सरकार बनाने का प्रकल्प प्रारंभ किया तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं किसी भी पार्टी से ना सपोर्ट लूँगा, ना मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट दूंगा। और इसके लिए वो इस स्तर तक चले गए कि एक टेलीविज़न चैनल पर तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम भी खा ली। लेकिन फिर हम सब ने देखा कि शुचिता की दुहाई देने वाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लेकर बहुत बड़े बड़े भाषण और उपदेश देने वाला, अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन बताने वाला और सारे दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस को बेईमान और भ्रष्ट बताने वाला, पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी की बात करने वाला, नए किस्म की राजनीति देश में लाने का ऐलान करने वाला, राजनीति को हम क्लीन कर देंगे, बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, उसी आदमी ने अपने ही घोषणा करने के बाद दिल्ली के अंदर जिनको वो कहता था और जो वास्तव में है और जिसको हम भी भ्रष्टाचार का पर्यायवाची मानते हैं, कांग्रेस पार्टी, जिसने खाली देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोटालों के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। 30 करोड़ रुपए के जीप घोटाले से 1948 में शुरू किया और अभी 2014 पे हम जब बात कर रहे हैं तो उनका जो सबसे बड़ा घोटाला है वो 1,86,000 करोड़ का है। काफ़ी प्रगति उन्होंने की है देश में। उन्हीं की समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि देसी पंजा और विदेशी हाथ, इन दो की सहायता से उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई। आज तक भी जो विदेशों से फंड उनको मिलता है, बहुत सारे उसके, आप 2005 की फोर्ड फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए तो आपको कबीर को कब कब कितना पैसा मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, जानकारियां हैं। अभी होम मिनिस्ट्री ने उनके खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की हुई है उसके बारे में हाई कोर्ट में 2 बार पेशी हो चुकी है। 30 सवाल हाई कोर्ट ने पूछे,
लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो उसका वायलेशन उन्होंने किया, उसका आज तक वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है दे नहीं पाए हैं। मैं समझता हूँ देश का ये अधिकार है ये जानना कि ऐसी संदिग्ध संस्थाएं जिनके ऊपर सारे दुनिया के अंदर ये आरोप है कि वो सारे दुनिया में पैसे को डोनेशन के रूप में देकर उसके बदले में उन देशों में किसी न किसी रूप में अराजकता फैलाती हैं। हम अपने सभी विधायकों के साथ भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के पास भी पिछले दिनों में गए थे। हमने वहाँ पर उदाहरण के रूप में एक ऐसी महिला का उनसे जिक्र किया था जिसका नाम ली है, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्चर है। उसका CIA से एस्टैब्लिश्ड लिंक है, जो भारत के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मनीष सिसोदिया की कबीर संस्था के साथ जुड़ी रही है। उनको वो यहाँ पर मार्गदर्शन करती रही है कैसे मोहल्ला सभा, कैसे कौन कौन सी मीटिंग्स कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। और यही महिला कभी इजिप्ट में, कभी कायरो में, कभी छाड में, कभी दूसरे देशों में, कभी तहरीर स्क्वायर पर जो आंदोलन होते हैं उनके साथ भी उसका जुड़ा हुआ इतिहास जो है कहीं ना कहीं ढूंढने पर उपलब्ध हो जाता है। उसने जो रिसर्च पेपर्स लिखे हैं वो भी पढ़ने पर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन आज तक ये लोग जो टेलीविज़न चैनल पर आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें से तो एक ऐसे हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड स्पोक्समैन हैं, बड़ी सॉफ्ट भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी जी के बहुत समय तक एडवाइज़र रहे हैं। कुछ ना कुछ मेरा ख्याल से शायद जर्नलिज़म वगैरह से भी उनका कुछ लिंक है, सेफोलॉजी से भी कुछ लिंक है। अब ये सारे लोगों का हमारा ये कहना है कि कांग्रेस की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर इन्होंने दिल्ली में सरकार दिल्ली वालों को और देश वालों को धोखा देने के लिए बनाई। और जितने 18 पॉइंट्स जिनको हाईली पब्लिसाइज किया, शायद सरकार बनाने के पीछे उद्देश्य भी ये था कि सरकार में जब आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है तो रोज़ टेलीविज़न चैनल पर रहने का भी मौका अच्छा रहता है। अब मुझे 32 सीटें मिली, उनको 28 मिली, मुख्यमंत्री वो बन गए, तो स्वाभाविक है कि आपने दिन भर उन्हें ही दिखाना था, हमें तो बहुत कम दिखाना था। तो सारे देश में जो है प्रचार और टेलीविज़न चैनल्स का और टेलीविज़न की स्क्रीन का इस्तेमाल करके सारे देश को गुमराह करने का काम उन्होंने पिछले समय में किया क्या? जितने विषय उन्होंने देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने रखे, किसी गरीब बस्ती के लिए कोई योजना नहीं बनी, किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई डेवलपमेंट का नया काम नहीं हुआ, किसी गांव के विकास के लिए कोई नई योजना नहीं बनी, कोई काम नहीं हुआ, वहाँ कोई लाल डोरा नहीं बढ़ा। हमने देखा कि किसी झुग्गी झोपड़ी के अंदर बड़े बड़े लाउड टॉल प्रॉमिसेस किए थे, कोई तुम्हारे लिए एकदम ऐसे फ्लैट बनाकर दे देंगे, उसकी कोई योजना के लिए कोई एक मीटिंग नहीं हुई। 49 दिन के अंदर फ्लैट बनाने की बात तो दूर है। ये जो आपके लुटियंस दिल्ली में, तो जब वो प्रचार करने जाते थे तो जो सर्वेंट्स क्वार्टर में जो लोग रहते थे उनको बोलते थे कि जिस क्वार्टर में रहते हो ये क्वार्टर ही तुम्हारे नाम करवा देंगे हम। स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, पानी के लिए, बिजली के लिए, जितने दिल्ली की समस्याओं से जुड़े हुए विषय हैं, ट्रांसपोर्ट है, सड़कों पर ट्रैफिक का कंजेशन है, कोई एक विषय के ऊपर गंभीर बात नहीं की।
सरकार बनने के 2 दिन के अंदर कहा कि घोषणा तो की थी कि 700 लीटर फ्री पानी देंगे सब दिल्ली वालों को, लेकिन जब 2 दिन के बाद जोर ज़बरदस्ती कर अनाउंसमेंट किया तो ये कहा कि 666 लीटर पानी मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो मीटर्ड होंगे। और इस घोषणा के साथ 10% पानी का दाम और बढ़ा दिया। सच्ची बात यह है कि शायद 3, 4, 5% से ज़्यादा लोगों को वो फ्री पानी मिला नहीं होगा। उल्टा वो गरीब लोग जिनके नाम पर राजनीति करते हैं, उन गरीब लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जिनको पानी नहीं मिलता था, इसलिए क्योंकि उनको मीटर्ड या पानी की लाइनों के माध्यम से मैकेनिज़्म नहीं है, जो खाली टैंकर पर काम करते थे, टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन लोगों के ऊपर जो 400-500 करोड़ रुपया खर्च होकर उनको पानी की नई लाइन डलनी चाहिए थी, वो पैसा इन्होंने आपके और दूसरे हमारे इस इलाके के लोग जिनको शायद उस फ्री पानी की ज़रूरत नहीं थी, उन सो कॉल्ड संपन्न लोगों को वो फ्री पानी दे दिया और गरीब लोगों का जो अधिकार था उसको छीन लिया। पानी के ऊपर जो इन्होंने किया, एक 48 घंटे में सबने बहुत ज़ोर शोर से दिखाया, एक वादा पूरा। अब सबके पास बिल आ रहे हैं बड़े बड़े, उसी तरह के लोगों के बिल जो है 10% और फालतू आने शुरू हो गए हैं। बिजली के मामले में भी आपने देखा कि इन्होंने ऐलान किया कि 50% जो है, घोषणा पत्र में कहा था 50% दिल्ली के अंदर बिजली का दाम कम कर देंगे। जब घोषणा की थी तो घोषणा का मतलब ये था कि बिजली कंपनियों को बुलाएंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, DERC को बुलाएंगे, उसको दबाव डालेंगे, उनको बोलेंगे दाम कम करो, बहुत साल तुमने लूट कर ली है। लेकिन बिजली कंपनियों को बुलाकर दाम नहीं कम हुआ। दिल्ली के अंदर 400 यूनिट तक की बात आ गई। मेरी ही जेब में से पैसा निकाल कर और जिन अंबानी साहब को बोलते हैं कि ये तो पता नहीं किसके एजेंट हैं, क्या हैं, उन्हीं अंबानी साहब की कंपनियों को उस समय कहा कि 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी लगेगी। कल हमने देखा विधानसभा के अंदर जो डेवलपमेंट के दिल्ली में काम होने थे, उन कामों को बंद करके और जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो पैसा खर्च होना था, वो पैसा उसको काट कर उन गरीब लोगों के विकास की प्रक्रिया को रोककर 372 करोड़ रुपया जो है वही अंबानी साहब की कंपनी को इन्होंने सब्सिडी के रूप में दे दिया। हमारे पैसे से, हमारी ही जेब में से निकाल कर और हमारे को ही वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिजली के मामले में किया और अंबानी साहब को और फ़ायदा पहुंचाना था तो 6 से 8% जो है उनकी कंपनियों को सरचार्ज लगाने की छूट दे दी। ये भी हमने सबने देखा। और पिछला कई हज़ार करोड़ रुपया जो उनसे वापस लेना था, उसके लिए हमारे एक विधायक ने कल विधानसभा में भी चर्चा की थी। अरविंद केजरीवाल जी को कई दिन पहले चिट्ठी लिख के भेजा कि इतने हज़ार करोड़ रुपया बिजली कंपनियों से वापस लेना है, इसके लिए कुछ कार्रवाई शुरू कीजिए। कार्रवाई शुरू नहीं की, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अंबानी साहब जो है वो, अब उनके साथ क्या उनका रिश्ता है, बाहर कुछ बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं किया उनके ऊपर। लेकिन गाली देने के लिए जैसे आदत है उनकी, मैंने कल भी कहा था कि जिस दिन उनको एक झूठ और 4 लोगों को एलिगेशंस लगाने का या कुछ भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का मौका ना मिले, उस दिन उनको रात का खाना हजम नहीं होता है। और इसी वजह से ये बिजली पानी के 2 विषयों को छोड़कर जब ये शुरू किए, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। स्कूलों के अंदर टोपी पहनाकर अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेज दिया, जिन्होंने 49 दिन तक स्कूलों के अंदर इतनी अराजकता फैलाई है। आप में से कोई भी मीडिया का व्यक्ति इंडिपेंडेंटली किसी भी स्कूल में जाकर किसी भी प्रिंसिपल से या किसी भी टीचर से जाकर बात कर सकता है। अस्पतालों में जाकर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टोपी पहनकर
जिस प्रकार की अराजकता फैलाई है, मैं इतने साल हेल्थ मिनिस्टर रहा, मैंने कभी ऐसी शिकायत नहीं सुनी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता किसी ऑपरेशन थिएटर में घुसकर और डॉक्टरों से और नर्सों से बदतमीज़ी करना प्रारंभ कर दे। ये सारे काम हमने होते हुए देखे दिल्ली शहर के अंदर। हमने दिल्ली शहर के अंदर इस 49 दिन के अंदर देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर सरकारी दफ्तरों के अंदर लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ की, लोगों के साथ गाली गलौज किया। हमने इन्हीं 49 दिनों के अंदर देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के टीबी अस्पताल के अंदर कुल्हाड़े लेकर और झुग्गी झोपड़ी के लोगों को लेकर चले गए कि ये टीबी हॉस्पिटल है, इसकी बहुत सारी ज़मीन है, ये सब तुम्हारी ज़मीन है, जनता की ज़मीन है, इसको लूटो। ये लोग कुल्हाड़ा, इससे पेड़ को काटो और जगह को जितनी तुम लूट सकते हो लूटो। ये कौन सी कल्चर उन्होंने यहाँ दिल्ली के लोगों को दी। 49 दिन तक देश की सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाले अपने उस कानून मंत्री को बचाने का प्रयास करते रहे, जिस कानून मंत्री ने विदेशी महिला का अपमान किया, हमारी देसी महिला कमीशन का अपमान किया, देश के बड़े नेताओं को, देश के सॉलिसिटर जनरल को किस प्रकार से गालियां देकर अपमानित किया, जजेस को अपमानित किया, लॉ सेक्रेटरी को अपमानित किया, जजेस के लिए कहा कि तुम्हारे को सबको मीटिंग मेरे कमरे में आकर करनी पड़ेगी, इसके लिए लॉ सेक्रेटरी को धमकाया। और अभी आप ही के किसी टेलीविज़न चैनल पर पिछले हफ्ते हमने देखा कि उनकी पॉर्न साइट्स चलती हैं। वो दुनिया के विख्यात और सुप्रतिष्ठित स्पैमर्स में से एक हैं। वो मीडिया को कुछ नहीं मानते, मीडिया के लोगों से कहते हैं मोदी ने कितना पैसा दिया तुमको। वो कानून को नहीं मानते, वो एग्जीक्यूटिव को नहीं मानते, वो लेजिस्लेचर को नहीं मानते, वो जुडिशरी को नहीं मानते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी उनको लगातार बचाते रहे, लगातार संविधान का वो अपमान करते रहे, लगातार वो गणतंत्र का अपमान करते रहे। जो कुछ वहाँ पर देखा हमने रेल भवन पर, जो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में हुआ, लेकिन वो पहली रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, इसलिए वो धरना अगले दिन ही समाप्त हो गया। मैं तो आपको सबको, मीडिया के कुछ लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। मैंने कुछ टेलीविज़न के जर्नलिस्ट को देखा, वो तो सुबह सुबह जो है शराब की बोतलों की फ़ोटो भी खींच लाए उस धरने से, उन्होंने सारे देश को दिखा दी। मैं उन जर्नलिस्ट को भी सलाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है, तो मैंने उन जर्नलिस्ट को भी देखा कि उन्होंने फ़ोटो खींच के वहाँ पर लोगों को चाय पीते हुए, पिकनिक मनाते हुए भी दिखा दिया। मैं उन जर्नलिस्ट को भी सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने वहाँ पर जो है, जो उन्होंने कहा यहाँ हमारे लिए टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। तो जर्नलिस्ट तो कमाल की चीज़ है, उन्होंने लोगों को टॉयलेट करते हुए भी दिखा दिया। वहाँ पर सारी सुविधा जो है, सुविधा युक्त जो है वहाँ वातावरण था। और मैं उन जर्नलिस्ट को तो सबसे ज़्यादा सलाम करता हूँ जिन्होंने उस पीक पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथी पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को भी गालियां दे देकर जो है बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे। हम किसी बेईमान पुलिस ऑफिसर को किसी भी कीमत पर उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। बेईमान कोई भी है, भगवान भी है, तो उसको भी पनिश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सारी दुनिया में सब बेईमान है, सारी पुलिस फोर्स भी बेईमान है, सारे पॉलिटिशियंस भी बेईमान है, ये मानसिकता ठीक नहीं है। तो हमने एक नेट के ऊपर फ़ोटो देखा जिसमें हमने देखा कि रात को धरने पर मुख्यमंत्री जी बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, 4 कंबल हैं उनके ऊपर, और उनकी सुरक्षा के लिए मैंने देखा उसी ठंड के अंदर बेचारे वो पुलिस वाले वहाँ ढेर सारे जो है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। हमने उसी धरने के ऊपर मुख्यमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैं
दुनिया का मतलब मुझे अराजक होने में कोई कहलाने में अपने आप को तकलीफ़ नहीं है। उसी धरने के ऊपर उन्होंने कहा कि ये 26 जनवरी क्या है, इस गणतंत्र दिवस का क्या मतलब होता है। ये गणतंत्र तो ये बड़े बड़े VIPs का कोई पिकनिक का तमाशा है। मैं तो एक आवाज़ लगाऊंगा, सारे लाखों लोगों को यहाँ इकट्ठा कर दूंगा, गणतंत्र दिवस की सारे कार्यक्रम को रोक दूंगा मैं। और हालांकि वहाँ जहाँ उन्होंने सारी दिल्ली को बुलाया था वहाँ 500 लोग भी नहीं पहुँचे। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उन्होंने दिल्ली में उसी स्थान पर पुलिस वालों को कहा कि वर्दी उतार के फेंक दो अपनी, आ जाओ हमारी आम आदमी पार्टी में। हमने यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में वो प्रोग्राम भी देखा जिसमें उन्होंने बच्चों के सामने गणतंत्र दिवस का जब संदेश दिया तो लोगों को कहा कि वो धारा 144 जो लगी हुई है वो गलत है, कानून भी गलत है, ये संविधान भी गलत है। आप मुख्यमंत्री के रूप में जो है क्या देश के लोगों को बताना और पढ़ाना चाहते हैं। ये जो सारा कुछ हम लोगों ने देखा और उसके बाद आपने अभी जो देखा, कल जो देखा, ये सारा जितना भी सारा कार्यक्रम चल रहा है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सोची समझी रणनीति के तहत हो रहे हुए अनैतिक गठबंधन के तहत ये सारी फिल्म चल रही है। और ये फिल्म जो बनाई गई है, कांग्रेस को लगता है कि शायद अब देश में नरेंद्र मोदी जी के साथ लड़ना जो है उनके बस की बात नहीं है, तो कुछ न कुछ खड़ा करते रहते हैं। कभी कोई CBI जैसी एजेंसीज़ को पकड़ लेते हैं, कभी किसी NGOs को पकड़ लेते हैं, कभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं। फिर देखा कि सारे देश के कोर्ट्स ने भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ़ जितने जजमेंट्स जो हैं जिनकी उम्मीद करते थे वो भी सब पक्ष में दे दिए हैं। तो फिर ये आम आदमी उनको मिल गए हैं। अब इन आम आदमी की सहायता से जो स्क्रिप्ट चल रही है उसमें मेरा ये कहना है कि दिल्ली के लोगों को कहा था कि जन लोकपाल बिल 15 दिन में हम देश के सामने लेकर आएंगे। रामलीला मैदान के अंदर आपको 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल प्रस्तुत करेंगे। सरकार को 49 दिन मिला। किसी भी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री से घुमाकर वापस लाकर भी कम से कम शायद 3 बार 4 बार ये प्रक्रिया पूरी हो सकती थी 49 दिन के अंदर अगर चाहते तो। जन लोकपाल बिल को वास्तव में अगर दिल्ली के या देश के लोगों के लिए ये दिल्ली की भारत की राजधानी में लाना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। ये कहा कि हम तो संविधान से ऊपर हैं, हम जो रूल मानेंगे वो ठीक है, जो रूल हमें पसंद नहीं वो रूल असंवैधानिक है। और जिस जन लोकपाल बिल के लिए इतना हू हल्ला किया, वो जिस दिन विधानसभा में कल प्रस्तुत करने की बात थी तो पहले दिन रात को 12 बजे हमारे विधायकों के पास आया, दरवाज़ा खटखटा के हमें 12 बजे रात में जो है मैसेंजर देकर जा रहा है। यानी ना उसको आप विधायकों के साथ शेयर कर रहे हैं, ना मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। मीडिया में हो सकता है कोई स्मार्ट जो मीडिया के लोग हैं वो कहीं से, आप लोगों के लिए तो सब चीज़ों का एक्सेस है उपलब्ध, और कुछ लोगों को और देश की जनता से शेयर नहीं कर रहे हैं आप। ऐसा उसमें गुप्त क्या है? हम 5 साल मंत्री रहे हैं, हमें पता है। पता नहीं कितने ऐसे बिल हैं जिनको हम लोगों ने बनाया, कैबिनेट में डिसीजन करते थे, देश में प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, बिल को भेजते थे, बिल जो है घूमकर वापस आकर पास होकर जो है असेंबली के अंदर कानून बन जाता था। हमने गौ रक्षा का कानून बनाया, इसी प्रक्रिया से बनाया। हमने दिल्ली का पहला लोकायुक्त का कानून, मैंने स्वयं लॉ मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर भी था उस समय, जो है दिल्ली के अंदर यहाँ पर लाकर प्रस्तुत किया। लेकिन इनको कानून में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी मैं वहीं पे आकर उसको
आपके सामने लाना चाहता हूं कि कानून को बनाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। कानून को बनाने में इंटरेस्ट होता तो 49 दिन में सारी प्रक्रियाएं पूरी करके कानून बना सकते थे, वरना उपराज्यपाल महोदय लिखित आदेश दे रहे हैं और ये जिद कह रहे हैं कि इस आदेश का कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति जो संवैधानिक संस्था का प्रतीक है, उसको आप किसी पार्टी का एजेंट बोल रहे हैं। यानी किसी प्रकार की मर्यादा का आप कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। हर रोज़ जो है आप अराजकता को बढ़ाने वाली बात करते हैं और आपको लगता है कि शायद रोज़ कहते थे कि हमें ना कोई मंत्री बनना, हमें ना कोई पोस्ट लेनी, हमें ना कोई मुख्यमंत्री बनना। फिर हमने देखा सबने मुख्यमंत्री भी बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए तो इच्छा प्रधानमंत्री बनने की पैदा हो गई है, क्योंकि आप ही लोग दिखा देते हो। नरेंद्र मोदी जी इतने, राहुल गांधी जी इतने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी इतने, आप लोग ने अब उनको मुख्य प्रधानमंत्री की कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब उनको लगता है कि ये सब छोड़ो, क्योंकि एजेंडा एक ही है, स्क्रिप्ट एक ही जगह से लिखी गई है, उस जगह का नाम है भ्रष्ट कांग्रेस। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये विदेशी धन, विदेशी योजना से चलने वाली, भारत के अंदर रहने वाली और देसी पंजे के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर काम करने वाली और आम आदमी पार्टी का नाम रखकर आम आदमी को सबसे ज़्यादा चीट करने वाली, गुमराह करने वाली, बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टी, ये सारे देश के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और ये जितना मर्जी प्रयास करें, आज भी ये देश को जवाब नहीं दे पाए हैं अपने उन नेताओं की उन बातों का जिसके आधार पर इन्होंने कश्मीर के अंदर रेफरेंडम की मांग की है और जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान में रहे तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट हो जाए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ आर्मी जो है रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्मी हटा ली जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नक्सलवादी इलाकों के अंदर से आर्मी हटा लीजिए। इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को, जिस आदमी के शहादत पर सारे देश के आंख से आंसू निकल गया, उसको ये फेक एनकाउंटर बताते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को मिलने के लिए बरेली जाते हैं चुनाव के समय, जिनके सारे बैकग्राउंड के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें जो है टेररिस्ट के नाते जो है रिकॉर्ड पर लिखी हुई हैं। तो मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए असाधारण प्रतिभा के, ईमानदारी की पराकाष्ठा के, बेस्ट क्वालिटी गुड गवर्नेंस, अब आप भी कहेंगे बेस्ट भी रख रहे हो, उसमें गुड भी रख रहे हो, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, गुड गवर्नेंस की जो पराकाष्ठा के लिए कहने के लिए मैंने कहा बेस्ट क्वालिटी गुड गवर्नेंस का अगर कोई इस देश में प्रतीक है जिसने अपने कामों से खाली भारत के अंदर ही नाम नहीं कमाया है, जो देश उनको वीज़ा देने के लिए भी आनाकानी करता था, वो भी आज नैन्सी पावेल को भेजकर उसकी CIA को भी समझ में आ गया है कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन है, नरेंद्र मोदी है। इसलिए नैन्सी पावेल जो है जाकर नरेंद्र मोदी जी से मिल रही हैं। और अंत में केवल इतना कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से आज तक मुझे स्मरण नहीं कि कोई एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें देश की जनता ने 6 महीने पहले ये तय कर लिया हो कि हमारा भविष्य का प्रधानमंत्री कौन है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अगर अब भगवान भी अपने निर्णय को रिवाइज़ करेगा तो उसको भी उसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसकी केवल औपचारिकता बाकी है। औपचारिकता के 2 पक्ष हैं, एक लोकसभा का चुनाव होना और दूसरा पक्ष इलेक्शन कमीशन के
माध्यम से रिज़ल्ट की घोषणा होना। इसलिए आम आदमी पार्टी ने जो देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है, दिल्ली वालों ने तो बहुत नज़दीक से देखा है। आपके पास यहाँ मुझे आने का इसलिए इच्छा हुई कि आपके माध्यम से सारे देश की जनता को भी, क्योंकि अभी खाली हो गए तो सारे देश में जाकर गुमराह करेंगे, देश की जनता को भी ये पता रहना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी क्या है। बाकी शीघ्र ही उनके झूठों के एक बड़े संस्करण के साथ मैं अपने श्रीकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक दिन मौका यहाँ पर मिलेगा तो मैं आपके सामने वो स्लाइड प्रोजेक्टर के साथ प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।